जैन सर। जय हिंद। सर ये सीओपी सर रिपीट कीजिए ना। ऑलराइट, चलो सीओपी से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चंस कराता हूँ। देख लो जिसको भी सीओपी कुछ भी नहीं है, सीओपी कुछ भी नहीं है। सीओपी रेफ्रिजरेटर में सीओपी कहलाता है वही चीज, इफिशियंसी होता है हीट इंजन में। सबसे पहला बात, और दोनों का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। समझ में आ गया कि नहीं? अब आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से और भी देखेंगे। अभी मैं थोड़ा लैटेंट हीट पढ़ा रहा था, उसका क्वेश्चन कराता हूँ दोस्त, इसका भी और भी देखेंगे क्वेश्चन। बेसिक समझ में आ गया होगा, व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज इनपुट रेफ्रिजरेटर का मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, अब देख लीजिए, उसको और भी समझ में आ जाएगा विराज। ठीक है? यस सर। अभी लैटेंट हीट करते हैं। लैटेंट हीट, तो लैटेंट हीट हम पढ़ रहे थे। लैटेंट हीट क्या था? 1 kg मास का फेज चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लैटेंट हीट बोलते हैं। लैटेंट हीट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ अ यूनिट मास, 1 kg मास। क्लियर हो रहा है? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन की मदद से, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर, जूल है, जूल पर केजी। जूल पर केजी, जूल पर केजी। और स्पेसिफिक हीट का क्या हो जाता है? स्पेसिफिक हीट का जूल पर केजी, जूल पर केजी केल्विन। हाँ पर केजी। इसका ध्यान से, कोई लोग मोल बोल रहे हैं वो भी सही है, पर मोल भी होता है। केजी जो मास है उसी तरह अमाउंट मोल में भी रहता है, जूल पर मोल पर केजी। केल्विन भी होता है। हाँ ध्यान रखिए, दोनों होता है, इसलिए गलत नहीं है। जो मोल बोल रहे थे गलत नहीं है। और एक्सीलेंट है, कौन बोल रहे थे, किसने बताया मोल? तेजल। तेजल, एक्सीलेंट। इसका मतलब है कि आप पढ़ाई कहीं और से भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। मुझे यही चाहिए, वही मैं बच्चों को समझा रहा हूँ। बियॉन्ड जाइए, मूव कीजिए। किसी भी टीचर का या किसी भी सिस्टम का इतना हैसियत नहीं है कि 100% पढ़िए ना। आपको मैंने एक बेसिक दे दिया, एक स्टार्टिंग दे दिया, उसके बाद यू आर फ्री। घूमिए, आप आजाद है घूमने के लिए। पढ़िए, देखिए, समझिए। जो डिफरेंस आ रहा है कम विथ बी कि सर मैंने ये पॉइंट देखा है, ये फॉर्मूला देखा है, या डिफरेंस देखा है, ये जहां तक जो बड़ी बड़ी डिफरेंसेज जो मैं पढ़ाते समय कुछ भी खुद ही बता देता हूँ कि बहुत सारे बुक्स में यह लिखा है, यह लिखा है, तो कम विथ पॉइंट्स बताइए मुझे कि तो तेजल क्या है? मोल भी जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड केजी इज आल्सो द क्वांटिटी ही दिखाता है, अमाउंट ही दिखाता है। कई बार हम केजी या मोल दोनों में हम बोलते हैं। ऑलराइट? ओके सर। हाँ, बोथ इज इक्वली राइट। केजी और मोल दोनों नहीं लगा देंगे, इतना ध्यान रखना। तो जूल पर केजी हो सकता है। चलिए अभी क्वेश्चन देता हूँ। एक बॉडी है जो 10 kg है, 10 kg का बॉडी है। इसका लैटेंट हीट, जब बॉडी कुछ नहीं, आइस है, आइस 10 kg का आइस है, जो टेम्परेचर है अभी -6 डिग्री सेल्सियस। कितना पे है? -6 डिग्री सेल्सियस पे आइस। कितने पे है इनिशियली? -6 डिग्री आइस पे। इसको मुझे 5 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लाना है। किस पे लाना है? 5 डिग्री 5 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस ये इस पे लाना है, ये अभी है इस पे लाना है मुझे। इसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पे मान लेते हैं। देखो मुझे मालूम नहीं है आइस का, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, मालूम होना चाहिए, गूगल कर लीजिएगा। मैं जस्ट एक नंबर दे रहा हूँ कैलकुलेशन बेसिस पे। मान लेते हैं स्पेसिफिक हीट है 10 जूल पर केजी पर केजी, एंड लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट एच से दिखाता हूँ, लेटेंट हीट LH। यह है मान लो 5 जूल पर केजी। समझ में आया? 10 kg का -6 डिग्री सेल्सियस पे और 5 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुंचना है। मुझे बताइए कि -6 डिग्री सेल्सियस 10 kg आइस का टिल्ला है भारी सा, उसको पानी बदल देना है, पानी 5 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, कितना एनर्जी मुझे देना पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन, डू इट फास्ट नाउ। दिस इज द क्वेश्चन। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक आइस का टिल्ला है,
जो कि 10 kg का है, इनिशियली -6 डिग्री सेल्सियस पे है, फाइनली उसको पहुंचना है 5 डिग्री सेल्सियस इन वाटर फॉर्म, ऑब्वियसली 5 डिग्री सेल्सियस वाटर फॉर्म में होगा। सीपी दिया हुआ है, लेटेंट हीट दिया हुआ, सीपी है 10 जूल पर केजी पर केल्विन, लेटेंट हीट है 5 जूल पर केजी। हाउ मेनी एनर्जीज विल बी सप्लाइड, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है इस चीज के लिए, डू इट फास्ट। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। सर क्वेश्चन ही नहीं समझा। अरे क्वेश्चन क्यों नहीं समझा? नेटवर्क प्रॉब्लम। क्वेश्चन सामने में लिखा हुआ है, नेटवर्क प्रॉब्लम। देखो 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 देखो। एक आइस है, आइस बर्फ का, बड़ा बर्फ का टिल्ला है 10 kg का, और उसका टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस। उसको पानी में बदल देना है 5 डिग्री सेल्सियस वाटर में। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दिया है और लैटेंट हीट दिया, कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन है कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन। क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए कितना टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा? 6 से 5 1 हो गया, 5 से 4 3 2 1 और 1 से फिर 0, कितना चेंज करना पड़ा? 5 कितना डिग्री सेल्सियस? 6 डिग्री सेल्सियस चेंज करना पड़ा। तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जो एनर्जी होता है उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और 1 kg का ध्यान रख लो, पर केजी और पर केल्विन है, और 10 kg का, इसका मतलब 10 जूल अगर यह 1 kg होता और 6 डिग्री सेल्सियस करना होता, 10 × 6 60 जूल सप्लाई करना होता, लेकिन यहाँ तो 10 kg है, इंटू और 10 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? हाँ सर। तो अगर मैं 600 जूल दे देता हूं तो कितना टेम्परेचर पहुंच गया अभी पानी, ये आइस? 0 डिग्री। 0 डिग्री, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब 0 पे मैं एनर्जी देता रहूंगा, टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। यस सर, लेटेंट में नीचे सिर्फ केजी है, सिर्फ केजी है, लेटेंट हीट में सिर्फ नीचे केजी है, नीचे टेम्परेचर नहीं है। 0 को 0 पे ही रखना है। तो अब 10 केजी है, 1 केजी को चेंज कर देने के लिए 5 जूल चाहिए। तो 10 केजी कितना चाहिए? 10 × 5। अब ये कितना चाहिए? Q1 हो गया या Q2 हो गया, या फेज चेंज, इस Q2 से फेज चेंज होगा, फेज चेंज होगा कि नहीं होगा? तो 50 जूल और दे दिया। अब 50 जूल दे दिया, अब 650 जूल दे दिया। अब क्या होगा 650 जूल देने के बाद? बढ़ेगा सर, 0 से ज्यादा होगा सर। वाटर फॉर्म में होगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। वाटर फॉर्म में, और टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं? यस। मैंने बताया था ना, 0 पे ही आइस रहेगा, 0 पे वाटर हो जाएगा। अब मुझे 5 ले जाना है, फिर 0 वाटर से फिर 5 पे ले जाना है, तो फिर से 10 kg था तो वाटर भी फिर से 10 kg हो जाएगा। हाँ। मास, अच्छा अगर आइस को मैं वाटर में चेंज कर दूं तो मास चेंज होगा कि नहीं होगा? यस। 10 kg अगर आइस है उसको मैं वाटर में कन्वर्ट कर दूं तो मास घटेगा या बढ़ेगा, या उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा सर। सेम रहेगा। हाँ, वॉल्यूम चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है, तो मास उतना ही रहेगा। तो Q3 क्या हो जाएगा? तो 5 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ाना है, तो 5 × 10 और इंटू फिर से 10। एक्चुअली ना थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कितना हो गया इधर? 500 इधर हो गया ना? तो कितना हो गया? 600 + 500 + 50 कितना हो गया? 1150 सर। 1150। इतना जूल एनर्जी दोगे, इतना जूल एनर्जी अगर दोगे भाई, तो यह जो आइस है वो पानी 5 डिग्री सेल्सियस से पहुंच जाएगा। समझ में आया कैसे बना? यस सर।
सर हाँ बोलिए। सर अगर कोई किसी भी चीज का अगर टेम्परेचर चेंज करना हो, हाँ उसके लिए जितनी एनर्जी लगती है उसका तो डायरेक्ट फार्मूला है ना, mc डेल्टा टी, तो डायरेक्ट उससे भी निकला तो सिर्फ 1100 जूल आ रहा है। वही तो किया हूँ मैं, एमसी डेल्टा टी तो किया हूँ, और क्या किया हूँ देखो, एम सी डेल्टा टी। अब हाँ तो फिर सर टोटल सर, लेकिन आपने जब फर्स्ट टाइम लिया ना तब टीपी का वैल्यू 6 लिया है, हाँ वहाँ पे तो 10 होना चाहिए, ओके ओके ओके, दिस इज द सॉरी 11 होना ब्लंडर, चाहिए, दिस इज द 11 होना ब्लंडर, चाहिए क्योंकि दिस इज द ब्लंडर यू हैव मेड। यह एक ब्लंडर है जो आपने किया है। अच्छा 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 अच्छा, आपने फिर लैटेंट हीट को अलग से जोड़ दिया है क्या? हाँ हाँ फिर ठीक है ना, अरे वो तो एक ही बात है यार, वो तो एक ही बात, देख वो तो एक ही बात है यार, मैं यहाँ समझाना है ना तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। लेकिन सर टेम्परेचर चेंज होने के लिए जितना एनर्जी लगता है वो तो सिर्फ 1100 जूल ही आएगा। समझ गया समझ गया ऊपर से समझ गया TP समझ ऐड गया हुआ। समझ गया समझ गया, आप जो बोल रहे हैं भाई मुझे समझाना, आप देखो ये क्या है, कृष्णा क्या बोल रहा है कि सर टेम्परेचर -6 से डायरेक्टली 5 कर लिया तो सीधे आ गया 11 जूल, समझ में आ गया 11 टेम्परेचर, और एम सी 11 कर दिया डेल्टा टी, और बाद में फिर से 10 × 5 करके 50 कर, एक ही बात है। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे समझाना है तो स्टेप बाय स्टेप किया, पहले मैं 0 पे लाया, फिर फेज चेंज कराया, फिर 5 पे लाया, जैसे हो रहा है वैसे किया। आपको शॉर्टकट लीजिए ना, आप शॉर्टकट ले लीजिए, आप डायरेक्टली 5 ये 2 स्टेप को एक साथ कर लीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ वो तो कोई बात नहीं, वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको आप एक साथ कर लीजिए। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ वो तो स्टेप बाय स्टेप, आप Q1 और Q2 को डायरेक्टली एक साथ तो कर लिया, टेम्परेचर चेंज को यहाँ पे मैंने 6 और 5 सीधे 11 मल्टीप्लाई 11 को प्लस करके सीधे कर दिया 10 × 10 × 11, तो ऑब्वियसली बात है 10 × 1100 आ गया, बाद में लेटेंट हीट कर दिया, वो तो हो ही गया, वो शॉर्टकट है, उसको आप कर लीजिए, वो तो IQ है, जैसे सब लगाएंगे सीखते चले जाएंगे। मैं टीचर हूँ, मैं स्टेप वाइज किया हूँ, पहले आइस है, फिर 0 पे आया, फिर शेप चेंज किया, फिर टेम्परेचर बढ़ा, तो मुझे अभी समझाना है, विजुलाइज करना है, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है ना? इज इट ऑल राइट? Yes, sir. चलिए इन क्वेश्चंस को आप अपने इन पे फिर से कीजिए। तो हम लोग स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट पे क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस भी नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोपी, क्या पढ़ेंगे? Entropy. इंट्रोपी, इंट्रोपी व्हाट इज इंट्रोपी? इंट्रोपी क्या होता है? इंट्रोपी को बहुत सारे लैंग्वेज में हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। एक तो इसको बोल सकते हैं रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, ऐसा हम लिख सकते हैं। इंट्रोपी को हम बोल सकते हैं रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, बट आज तक सच पूछो तो मुझे भी इसका मतलब नहीं समझ में आया, और आपको भी नहीं समझ में आएगा इस लाइन का मतलब क्या है। और सबको इसको याद कर लेते हैं कि इंट्रोपी इज कॉल्ड, मतलब समझ में तो आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम क्या होता है? इंट्रोपी, मैं इंट्रोपी को ये सभी बुक्स में आप यही डिफिनेशन देखेंगे, लगभग ऑलमोस्ट हर एक बुक में, सभी जगह एक ही डिफिनेशन मिलेगा, कहीं कहीं अलग भी मिल सकता है। फॉरेन राइटर का बुक पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट थोड़ा मिल जाएगा, या कोई अच्छी बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा अलग मिल जाएगा। तो मैं इसको दूसरी तरह से समझाता हूँ। यह तो बेसिक डिफिनेशन है ही, आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी क्या है उसको मैं समझाता हूँ। उसके लिए पहले एनर्जी को देखना जरूरी है। एनर्जी पहले 2 तरह का आपको बतलाया था, क्या क्या? वर्क और हीट एनर्जी बतलाया था ना, Liquid heat. हीट एनर्जी और वर्क एनर्जी बतलाया था ना। हाँ सर. अभी एक एनर्जी बतला रहा हूँ, अवेलेबल और अनअवेलेबल। 2 तरह का एनर्जी होता है, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल। अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल मीन्स जो उपलब्ध हो, जो आपके पास हो, जिसका आप यूज कर सकते हैं। अनअवेलेबल मतलब है
अनअवेलेबल मतलब है अभी नहीं, कुछ अनअवेलेबल है मतलब वह एग्जिस्ट करता है अभी नहीं, अनअवेलेबल है यार वो अभी तो वो आदमी नहीं है, अनअवेलेबल। इट मींस क्या, वो आदमी है, यहाँ होता है आदमी, वो अभी नहीं, आपको नहीं मिलेगा अभी, उसको हम अनअवेलेबल बोलते हैं। तो एनर्जी भी दो तरह का है, एक अवेलेबल एनर्जी और एक अनअवेलेबल एनर्जी। ध्यान से समझिए किस सेंस में अवेलेबल और किस सेंस में अनअवेलेबल, ये समझिए। अवेलेबल मतलब वह एनर्जी जो कुछ काम कर सकता है, अनअवेलेबल एनर्जी जो काम नहीं कर सकता। ऐसा एनर्जी जो काम कर सकता है, अभी समझाऊंगा, एग्जांपल समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। एक ऐसा एनर्जी जो काम कर सकता है उसको हम बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। एक ऐसा एनर्जी जो काम नहीं कर सकता उसको कहते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, चलिए आपका एग्जांपल से डिफरेंट होगा समझना, आपका एग्जांपल बाद में लेते हैं, पहले एक ग्लास दूध का एग्जांपल, मिल्क का। मम्मी क्या किया आपकी, एक गिलास दूध गर्म करके आपको दे दी ना। ठंडे का समय था, अब यहाँ पुणे में तो ठंड नहीं लगता है, ठंडा होता क्या आपको पता नहीं होगा, दिल्ली जाइए पंजाब जाइए तो पता चलेगा ठंड क्या होता है। तो गर्म दूध मिल गया आपको। अब गर्म दूध का जो एनर्जी है वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है मतलब उससे अपना हाथ गर्म कर लीजिए, उसका एनर्जी निकल रहा है, उस एनर्जी का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर। मतलब उसका एनर्जी जो है वो काम कर रहा है, गर्म है। तो इसका एग्जांपल ले रहा हूँ दूध का और चाय का, तो उसमें से कम एनर्जी निकल रहा है, वो एनर्जी जो निकल रहा है वर्क हम वेस्ट कर देते हैं, एनवायरमेंट में चला जाता है। लेकिन हम चाहे तो उसको हम यूज कर सकते हैं, एनर्जी निकल रहा है, उसको जो भी तुम यूज करना है करो। अब मालूम है ना, हीट एनर्जी का ही सब यूज करते हैं। आप पेट्रोल के अंदर क्या करते हैं, आग ही लगाते हैं ना, पेट्रोल जला के आग लगा देते हैं, उससे वर्क करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, कोल से आग लगा, कोल को जलाते हैं, उसका एनर्जी निकलता है, उससे हम यूज करते हैं। एनर्जी जो निकलता है उसको हम यूज कर सकते हैं। आप गर्म चाय को फूक के ठंडा कर लेते हैं, वो एनर्जी को वेस्ट कर लेते हैं, दैट्स अनदर थिंग। बट उसमें से एनर्जी निकल रहा है, उसको आप यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? छोटा सा काम, यस सर। छोटा सा काम हम कर लेते हैं, हाथ गर्म कर लेते हैं, ठंडा का समय हाथ गर्म कर ले भी काम हो गया। तो एनर्जी निकल रहा है, आप उसका यूज कर लीजिए। बट उतना ही गर्म, अभी जो मम्मी आपको चाय दी थी, दूध दी थी, वो दूध था 70 डिग्री सेल्सियस। किस पे था? 70 डिग्री सेल्सियस। अब ये आ गया, ठंडा हो गया, ठंडा होके आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। किस पे आ गया? 30 डिग्री। अब ये काम करना, अब इससे कैसे काम करोगे? अब काम करेगा ये? क्या ये एनर्जी निकाल रहा है ये? क्या इससे एनर्जी निकल रहा है? वेरी लेस। कहाँ वेरी लेस भाई, निकल बाहर भी 30 डिग्री सेल्सियस, ये भी 30 डिग्री सेल्सियस, वेरी लेस कहाँ से आ गया? अब नहीं निकल रहा। हीट ट्रांसफर क्यों होगा? इन्वायरमेंट भी 30 डिग्री सेल्सियस पे है, दूध भी 30 डिग्री सेल्सियस पे। आपको मालूम है ना, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हो गया, सेम टेम्परेचर पे आ गया भाई, एनर्जी ट्रांसफर क्यों होगा? वेरी लेस क्यों होगा? हर चीज थोड़ी वेरी लेस होता रहता, नहीं होगा, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों होगा? समझ में आया? यस सर। तो एनर्जी लॉस। यस सर। इसे इस ग्लास से कुछ काम कर सकते हैं आप? नो। नो। कैसे काम? एनर्जी निकल नहीं रहा है, काम कैसे करोगे? लेकिन अब क्या एनर्जी नहीं निकल रहा है, काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं इसमें एनर्जी नहीं है, इसमें एनर्जी है ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं, एनर्जी है, एनर्जी है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं, मुझे कैसे मालूम एनर्जी है? आप मुझे करके दिखाओ इसे, मुझे कैसे मालूम? ये काम करते हैं। अब ये 30 डिग्री सेल्सियस पे है, 30 डिग्री सेल्सियस पे है। मेरे घर में एक एसी है जिसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब भूल जाओ ठंडा का मौसम है, मान लो गर्मी का मौसम है, मानने में क्या है, एसी ऑन कर दिया। अब बताओ, जैसे ही अब रूम में ठंडा हो गया, रूम मेरा आ गया, आप मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, रूम आ गया मेरा 10 डिग्री सेल्सियस, ठंडा हो गया, एसी चला गया। अब यह काम करना स्टार्ट कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा। इसमें से एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगा, और निकलेगा, जब तक कि 10 डिग्री सेल्सियस पे ना आ जाए। इसका मतलब क्या, एनर्जी तो उसमें था, काम करना बंद कर दिया था। एनर्जी तो उसमें था, बट वो अवेलेबल नहीं था मेरे लिए, इट वॉज नॉट अवेलेबल टू मी, मैं उसका यूज नहीं कर पा रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा विद दिस एग्जांपल
कि अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी। तो एनर्जी किसी भी सिस्टम में दो तरह का होता है, एक तो एनर्जी होता है जो कि अवेलेबल होता है, जिसका हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी, जो एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। समझ में आ रहा है? Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। वेरी गुड। अच्छा कंसेप्ट है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल्स में देखते हैं, टाइम लगेगा एंट्रोपी समझने में। एंट्रोपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखते हैं। नाउ दो तरह का एनर्जी है, एक अवेलेबल और एक अनअवेलेबल, समझ में आ गया। एंट्रोपी जो है हमेशा एंट्रोपी अनअवेलेबल एनर्जी को दिखाता है। किसको दिखाता है? अनअवेलेबल। अनअवेलेबल एनर्जी। एंट्रोपी ऑलवेज शोज अनअवेलेबल एनर्जी। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, सर दिखाता है क्या मतलब, इसको हम कोशिश करते हैं समझने का। व्हाट इज एंट्रोपी और ये दिखाता है क्या चीज है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, और रैंडमनेस क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे यहीं से, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। अब एक बात बताओ मुझे कि पानी ग्लेशियर में था या पहाड़ पे था, चलना शुरू किया, समुद्र में चला गया, चला गया ना? यस सर। पॉन्ड में वाटर था, इवोपरेट हो गया। अब बताओ एनर्जी कहाँ ज्यादा था? जब वो चलना शुरू किया था वहां ज्यादा था, या समुद्र में पहुंच गया वहां ज्यादा था? सर चलना शुरू किया तब। वेरी गुड, चलना शुरू किया वहां। क्यों? क्योंकि जब चलना शुरू किया था उससे उस टाइम पे उससे ज्यादा वर्क ले सकते थे। आप बोलेंगे सर कैसे, फिर ये क्या हो गया, कैसे वर्क ले सकते थे, समझाइए आप मुझे। भाई फ्रेंड, वो मूव कर रहा है ना, समुद्र में पहुंच गया, वो तो मूव ही नहीं कर रहा था, समुद्र में रुक गया, वो पहुंच गया वहां, उसका एनर्जी जीरो हो गया, अब समुद्र का पार्ट हो गया, वो उसमें चल रहा था। उस मोशन का आप यूज कर सकते थे, उसमें आप व्हील लगा देंगे तो नसने लगेगा। धीरे 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 एनर्जी वो डिटोरिएट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी उसका घट रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्लोली स्लोली उसका पोटेंशियल एनर्जी घटता जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो नेचर में आसपास में हमेशा, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, चाहे आपका ग्लास हो, चाहे ग्लेशियर में पानी हो, चाहे पॉन्ड में पानी हो, एनर्जी नेचर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब एनर्जी हमेशा घटता है। सेकंड लॉ है ना। इन शॉर्ट अवेलेबल एनर्जी कम हो तो होता चला जाता है, अवेलेबल एनर्जी कम होता चला जाता है, अनअवेलेबल एनर्जी मैक्सिमाइज हो रहा है, खत्म, बढ़ता नहीं जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ बढ़ता नहीं जा रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। दोनों में डिफरेंस है। अब ये जो गिलास था दूध, उसमें अनअवेलेबल एनर्जी पहले से था, मान लो 50 जूल अनअवेलेबल एनर्जी था, अनअवेलेबल एनर्जी, और 10 जूल अवेलेबल एनर्जी था, 10 जूल। बाद में क्या हुआ, तो 10 जूल यूज होता गया, ठंडा होता गया। अब बाद में बढ़ नहीं गया अनअवेलेबल एनर्जी, 85 जूल था, मैक्सिमाइज हो गया, मतलब मैक्सिमम वही हो, सिर्फ वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अरे समझ में आ रहा है? सर और कोई Yes, sir, आ रहा है। तरीके से करिए ना। फिर से बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। नेचर होगा क्या आप? क्या? नेचर का कुछ तो बोले ना आप, क्या? नेचर में, हाँ बता रहा हूँ कि नेचर में अवेलेबल एनर्जी हमेशा घटता जा रहा है, अनअवेलेबल एनर्जी मैक्सिमाइज होता जा रहा है। बताता हूँ, समझाता हूँ। यह मेरा दूध का ग्लास था, 30 डिग्री सेल्सियस पे मैं बैठा हूँ, इन्वायरमेंट है, मेरी मम्मी गर्म दूध दी, उसमें 10 जूल, अभी 10 जूल अवेलेबल एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी, और 50 जूल अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी। धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी 10 जूल अवेलेबल एनर्जी है, इसका मतलब ये 40 डिग्री सेल्सियस पे, धीरे 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 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो इसका मतलब अवेलेबल एनर्जी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब 50 डिग्री जूल, तो ये बढ़ा नहीं है, अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ नहीं गया है, मैक्सिमाइज हो गया। वर्ड सुनो, इसलिए मैक्सिमाइज हो गया, मैक्सिमम हो गया। समझ में आ रहा है? पहले 10:50 का रेशियो था, अब मैक्सिमम यही हो गया, यही है ही अब।
तो क्या हो रहा है डे टू डे लाइफ में कि हमेशा अवेलेबल एनर्जी, नेचर में हमेशा अवेलेबल एनर्जी घटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जैसे अब पानी ग्लेशियर लगातार क्यों घटता जा रहा है भाई, कि अब सर आपने पढ़ाया था कि ऑलवेज एनर्जी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे फ्लो होता है। सूरज जो हमेशा एनर्जी देता जा रहा है और ठंडा पड़ता जा रहा है, इट मींस क्या, उसका अवेलेबल एनर्जी खत्म हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एनर्जी फ्लो होगा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब वो हर काम नेचर खुद से कर रहा है, वो एनर्जी खुद से फ्लो कर रहा है और अवेलेबल एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एक मिनट, एक बात मुझे बताओ यार, वंस जब मेरी वाइफ यहाँ हुआ करती थी तो बोलती थी कि लेक्चर लेते समय टाइम पे तो बहुत चिल्लाने लगते हो, मैं बहुत ज्यादा स्क्रीमिंग करता हूँ। मतलब ऐसा है क्या? आपको कभी ऐसा लगता है क्या बहुत ऑड लग रहा है, बहुत ज्यादा सर चिल्ला रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, हम मोटिवेट होते हैं। नहीं, एक्चुअली होता क्या है ना, हाईलाइट करके ना वो जब पॉइंट मैं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा होता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हाँ। कहीं और सोच रहे हैं, कहीं और चले गए, इसलिए मैं चिल्ला देता हूँ बीच में। मतलब साइकोलॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपका ध्यान कहीं और तो नहीं है। तो जब भी मैं ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बोलना लगता हूँ तो, या लेक्चर खत्म होता है तो थोड़ा लाउडर हो जाता हूँ मैं नेचुरली। समझ में आ रहा है ना? मैं आपको कोई डांट नहीं रहा हूँ, कोई मैं ऐसे आप पे चिल्ला नहीं रहा हूँ, हाँ सर। कुछ समझाने के लिए सर लाउडली हो जा रहा है, ठीक है ना? ठीक। तो पढ़ाते वक्त अच्छा। कभी ऐसा हो जाए, बिकॉज ना मेरा पढ़ाने का तरीका आप देखते हैं ना, मैं थोड़ा सा समझा के फिजिकली रियलाइज करवाता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। तो मेरा एम होता है बच्चे समझ जाएं, उसको अंदर ले एकदम, ठीक है? तो इसलिए ऐसा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेचर हमेशा अवेलेबल एनर्जी को वेस्ट करता जा रहा है, अनअवेलेबल एनर्जी मैक्सिमाइज होता जा रहा है। समझ में आया क्यों? हाँ सर। क्योंकि सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, भाई एनर्जी तो फ्लो होगा हायर टू लोअर, और एनर्जी अवेलेबल है जहां भी कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी है, धीरे धीरे खुद वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। पानी नीचे जा रहा है, सन अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, पॉन्ड सूख जा रहा है, वेपराइज हो जा रहा है। तो ऑलवेज देयर इज डिक्रीज ऑफ available energy, nature is always decreasing available energy, and there is maximize of unavailable energy। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। और इंट्रोपी ही अनअवेलेबल एनर्जी को दिखलाता है, इंट्रोपी ही अनअवेलेबल एनर्जी को दिखलाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, मुझे बताइए कि नेचर का इंट्रोपी कांस्टेंट है, पूरा यूनिवर्स का इंट्रोपी जो है कांस्टेंट है या घट रहा है या बढ़ रहा है? यस, कंजर्व है, मतलब एंट्रोपी इज कंजर्व इन द यूनिवर्स, कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। ध्यान रखना, हाँ देखना, ध्यान रखना, बढ़ रहा है। ध्यान रखना। दुनिया में हर चीज कंजर्व है, तो लगता है लोगों को एंट्रोपी भी कंजर्व होगा, लगता है, बट एंट्रोपी कंजर्व नहीं है, एंट्रोपी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अनअवेलेबल एनर्जी मैक्सिमाइज हो रहा है, इसलिए एंट्रोपी बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। सो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। डबल ट्रिपल 4 स्टार जितना लगाना है लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। इंट्रोपी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है यूनिवर्स का, कंजर्व नहीं है। इंट्रोपी इज नॉट कंजर्व, इंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। सर, हाँ यस, सर इधर मैक्सिमाइज बोलेंगे या इंक्रीज बोलेंगे? दोनों टर्म यूज होता है, इंक्रीज भी यूज होता है, मैक्सिमाइज भी यूज होता है। जो भी वर्ड यूज रहेगा आप इसी को ठीक मारेंगे, कंजर्व नहीं होगा। ओके सर। समझ में आ रहा है ना? आप बोलेंगे कि सर इंक्रीज क्यों आप बोल रहे हैं, सर इंक्रीज क्यों आप, मतलब वो तो जितना है उतना ही होगा। देखो अवेलेबल एनर्जी अनअवेलेबल में चेंज हो रहा है, एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं गया, लेकिन वो अनअवेलेबल फॉर्म में हो गया। जहां गया, मेरा जो ग्लास था ना, वो ग्लास का एनर्जी जो है वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, अवेलेबल एनर्जी फिर गया कहाँ? तो अवेलेबल एनर्जी नेचर में चला गया और वो अनअवेलेबल हो गया, अब वो कोई काम नहीं कर सकता, वेस्ट हो गया। तो इसलिए अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ भी रहा है, मैक्सिमाइज भी हो रहा है। जब एक छोटा सा सिस्टम में हम ले रहे हैं एक ग्लास में, तो वहां पे हम इंक्रीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि एनर्जी कहीं से आ तो नहीं रहा है ना माय फ्रेंड। लेकिन जब यूनिवर्स का बात बोल रहे हैं तब हम बोल सकते हैं इंक्रीज होना, बिकॉज
वह एनर्जी जो अवेलेबल था कभी, जो काम कर सकता था। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, अपना एनर्जी बोल रहा हूँ, ये सब एनर्जी वेस्ट हो रहा है, अभी अनअवेलेबल हो गया। जब मेरे अंदर तो अवेलेबल था, मैं काम कर रहा हूँ, बट अभी अनअवेलेबल हो गया, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ता जा रहा है, अवेलेबल एनर्जी घटता जा रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. लेकिन जब मैं अपने सिस्टम का बात करूंगा, देखो मेरे सिस्टम में तो अवेलेबल एनर्जी खत्म हो जाएगा तो मैं मर ही जाऊंगा। अवेलेबल एनर्जी खत्म होने का मतलब कि मैं काम करना बंद कर दूंगा तो मर ही जाऊंगा। लेकिन ग्लास का एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं कि भाई ग्लास काम करना बंद कर दिया है तो उसमें अवेलेबल एनर्जी हट गया है, अनअवेलेबल एनर्जी जो था वह मैक्सिमाइज हो गया है। तो वो ग्लास के केस में मैंने मैक्सिमाइज, बट यूनिवर्स का बोला तो इंक्रीज ही बोलिए। समझ में आया? अरे हाँ सर। फिजिकली रियलाइज हो रहा है आपको कौन टर्म क्यों, मैं कब कहाँ कैसे यूज कर रहा हूँ, क्यों इंक्रीज बोल दिया उस टाइम पे, पता चल रहा है? यस यस सर। जब आप बहुत फंडामेंटली पढ़ोगे ना, अच्छी अच्छी बुक पढ़ोगे, कंसेप्ट समझोगे, फंडामेंटली पढ़ोगे, तो आपको वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस होगा कि कौन सा वर्ड मैं कब यूज कर रहा हूँ, कब कहाँ क्या। तो इसलिए आपके लेवल पे इतना बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, इतना बात ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सा बात है, कंजर्व नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कंजर्व नहीं है, बढ़ रहा है, सीधा सा बात है। क्लियर है? और बढ़ना बोलेंगे, यूनिवर्स के केस में बढ़ना कोई दिक्कत नहीं, बढ़ना बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोपी हम पढ़ रहे हैं। इंट्रोपी, तो ये बात याद रखिए, इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग बिकॉज अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। क्लियर है? एनर्जी कंजर्व है कि नहीं? तो एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी का दो पार्ट है, अवेलेबल और नॉन अवेलेबल एनर्जी। उसमें कन्वर्जन हो रहा है, अवेलेबल नॉन अवेलेबल में चेंज हो रहा है, बट वो कंजर्व है हमेशा। क्लियर है? सर आप बोलिए। सर जैसे पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम का वैसे मतलब जो एनर्जी है वो कभी खत्म हो रहा है उस टाइप में ना, अगर कौन बोल अपने रहे हैं? एग्जांपल ले तो आप उसका। कौन है, कौन बोल रहे हैं? सर सहयोग। सहयोग बोल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन थोड़ा सा उसमें आगे बता दो, पेट्रोलियम में आग तो लगाओ, पहले रखे रहोगे तो खुद से पेट्रोलियम तो अवेलेबल और अवेलेबल चेंज नहीं होगा। पेट्रोलियम जो है जब तक उसमें आग नहीं लगाओ तो पेट्रोलियम रखा हुआ है फिर यूज। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक प्रोसेस बोल रहा हूँ, यूनिवर्स का जब बात बोल रहा हूँ, तो जैसे ही तुम पेट्रोलियम में आग लगा दिए तो खुद ही क्या करेगा, वो एनर्जी लॉस करता जाएगा, उसका जो अवेलेबल एनर्जी था अवेलेबल में चेंज होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले एंट्रोपी, आपको अभी एंट्रोपी बहुत कुछ बचा हुआ है, ध्यान से सुनते रहिए। सबसे पहले इतना समझ में आया कि एंट्रोपी जो है, हाँ यस सर, फिर जो अनअवेलेबल एनर्जी है वो सर जा कहाँ रही है फिर? कहाँ जाएगी बताइए? अपने घर जाएगी, और कहाँ जाएगी? नहीं सर, पेट्रोलियम का आपने एग्जांपल दिया ना, हाँ, बोलिए। पेट्रोलियम का आपने एग्जांपल दिया ना कि हाँ, जलने के बाद वो अवेलेबल थी फिर अनअवेलेबल हो गई, तो फिर सर बिल्कुल। वो अनअवेलेबल एनर्जी वो कहाँ जाएगी सर? फिर वो कहाँ कहाँ जाएगी पे आप यूज बताइए, होगी? आप बताइए ना, जहाँ बोल देंगे आप, जहाँ बोल देंगे वही वही से आंसर हो जाएगा। बताइए कहाँ जाएगी आपके अकॉर्डिंग? कहाँ सर जाएगी? जिस डिवाइस में हम, कहाँ जाएगी सर भाई? जहाँ पे हम उसको यूज करते कहाँ जाएंगे? एक तिल्ली, अभी माचिस का तिल्ली मैंने जला दिया, अभी वो काम कर रहा है, गर्म लग रहा है, काम कर रहा है, उसको मैं जहां लगा दूं काम कर देगा। वो धीरे 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 खत्म हो गया। एनर्जी कहाँ गया? जहां मन किया, रूम में चला गया, एनवायरमेंट में चला गया, अभी आसपास देखिए ना कहाँ गया, जाके खत्म हो गया। अब मैं फिर से चाहूंगा कि उस एनर्जी को यूज कर लूं, आई कांट। समझ में आ रहा है? कहाँ जाएगा? आसपास में चला गया, वेस्ट हो गया। अब उसका कोई ऐसा जगह नहीं है एक जगह। अब वाटर सब अपना अपना जगह पे लूज करता है, जो जहां पे है वहां पे लूज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 सेकंड। समझ में आ रहा है? आर यू क्लियर? Yes, sir. यस सर। देखो देखो देखो, इस तरह का क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं क्या बातें कर रहा हूँ, कहाँ चल नहीं, कुछ नहीं, मैं आसपास की बात कर रहा हूँ यार। तुम्हारे हाथ में जो ग्लास है गर्म, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी एनर्जी कहाँ जा रहा है? तुम्हारे रूम में जा रहा है। बस अंतर इतना ही है कि अब उस रूम में जाकर क्या हुआ, तो विलुप्त हो गया, वो खत्म हो गया। क्या करे उसका यूज? उतना एनर्जी गया मेरा, वेस्ट हो गया।
जो मम्मी मेरी गैस एलपीजी में जलाई थी, गर्म की थी, वो एलपीजी में स्टोर एनर्जी था, खत्म हो गया। आज के डेट में वो खत्म हो गया। अब वो गया, वो अब कभी नहीं आएगा, वो खत्म हो गया, नेचर में चला गया, खत्म। अवेलेबल एनर्जी था लेकिन अब अनअवेलेबल हो गया। ऐसे ही कंटिन्यूअसली हो रहा। आप बोलेंगे सर तो फिर एक काम करते हैं, हम अगर सब कुछ रोक दे काम करना, सब कुछ रोक दें, तो क्या अवेलेबल से अनअवेलेबल में चेंज होना बंद हो जाता? तभी नहीं होगा। सूरज एनर्जी देती रहेगी, क्योंकि जहां भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली लूज होता रहेगा और अवेलेबल अनअवेलेबल में चेंज होता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नेचुरल लॉ है, इसी नेचुरल लॉ। समझ में आया? यस सर। तो एंट्रोपी ऑफ द Yes, यूनिवर्स sir. कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑलवेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंट्रोपी के बारे में इतना समझ में आ गया, और एंट्रोपी को समझते हैं। व्हाट इज एंट्रोपी? एक काम करते हैं, अभी एक्चुअली 1.5 मिनट ही बचा है, तो नया टॉपिक में एंट्रोपी के नया कंसेप्ट में जाएंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, बीच में फंस जाएंगे। तो एक इशू, इतना लाइन समझ में आएगा कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग ऑलवेज। एंट्रोपी का फॉर्मूला और इसका यूनिट जान Yes, sir. लीजिए, यूनिट जान लीजिए। एंट्रोपी और पढ़ेंगे। एंट्रोपी का यूनिट होता है जूल पर केल्विन। क्या होता है? जूल पर केल्विन। समझ में आया? यस Yes, sir. सर। एंट्रोपी को दिखाते हैं किस चीज से? डेल्टा यू। एस। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस। चलो हम डिटेल में देखेंगे, डिटेल में हम देखेंगे, शाम में मिलेंगे तो डिटेल में देखेंगे, ठीक है? यस सर। Yes, sir. डाउट क्लास कब से करना है? डाउट क्लास आप पूछे, मैं बताऊं कब से? सर संडे को लीजिए। कब? संडे। चलिए देखता हूं, मैं और आपको टाइम दे रहा हूं, इसीलिए टाइम इसीलिए दे रहा हूं कि आप और पढ़ ले, रिवाइज कर ले, तब मैं डाउट क्लास रखूंगा, तभी आप पूछेंगे। ठीक है? ठीक है, मैं थर्मल खत्म हाँ, होने सर। तक खत्म होता है, फिर डाउट क्लास रखूंगा। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। क्लियर है? यस हाँ, सर। sir. Yes, sir. जय हिंद सर। इवनिंग में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय- मीट इन इवनिंग। जय हिंद, sir. जय Jai हिंद Hind, सर। sir. ओके सर। जय हिंद सर। Jai Hind, sir.